मैं डॉक्टर जितेंद्र एरन, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप ही लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स की सीरीज RGPV, इट मीन्स राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और डायरेक्टेड टेक्निकल एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में, और ये पूरी जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है ये गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल की तरफ से सपोर्टेड है। पूरा जो सेटअप तैयार किया गया है वो गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल की तरफ से तैयार किया गया है, और हमें यहाँ पर जो सुविधा प्रदान की गई है उसका उपयोग करके हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आपका जो डिप्लोमा मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है या जो कोर्स है वो पूरा 5 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है, और 5 यूनिट के अंदर से जो पहली यूनिट है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, और उसके कई सारे टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। यूनिट का नाम था अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अलजेब्रा के जो अलग अलग पार्ट्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स जो अलग अलग टॉपिक्स थे उन पे हमने सॉल्व कर करके देखी भी है, आपको बताया भी है। आप उनको जब एक बार दोबारा देखेंगे ध्यान से तो आप सभी को उन प्रॉब्लम्स को करने में और भी जो है आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में, जो पिछला मेरा वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट था वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो उसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है डेटा। तो डेटा क्या होता है, डेटा को किस टाइप से अरेंज किया जाता है, किस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, और उन प्रॉब्लम्स को जब आपके सामने आती है तो उसमें कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, उन सेंट्रल टेंडेंसीज को आपको कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड। उसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, और मीन को कंप्लीटली हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। कंप्लीटली कवर करने से मेरा मतलब है कि मीन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरह से मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है, और 3 अलग अलग पैटर्न वाली जो प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उन तीनों टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने देखा था कि किस टाइप से वहां पर मीन निकाला जाता है। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको मीडियन पढ़ाऊंगा। यानी स्टैटिस्टिकल जो सेकंड स्टैटिस्टिकल यूनिट होता है या सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीडियन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम मीडियन को कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से मीडियन निकाला जाता है, मीडियन इट मींस हिंदी में क्या होता है, माध्य का क्या डेफिनेशन होती है, पिछली बार मैंने आपको बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में एक बार मैं वापस आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा एक प्रकार से 7वां मॉड्यूल है इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जो आज का टॉपिक है वो लिखा है स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, मीडियन। इट मींस आज हम किसको कवर करने वाले हैं, मीडियन को। तो देखिए यहां पर जो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 2 तरह की बातें आती है कि कोर्स आउटकम क्या है और उसके लिए लर्निंग आउटकम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो कोर्स आउटकम था वो क्या था, एनालाइज द डेटा बाय मींस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी वही का वही जो है कोर्स आउटकम है, और उसके लिए जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है, अंडरस्टैंड डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ये सेम लर्निंग आउटकम पिछले वीडियो लेक्चर में भी था। जब तक हम तीनों प्रकार की जो सेंट्रल टेंडेंसीज है वो नहीं कवर कर लेंगे तब तक आपके सामने लर्निंग आउटकम यही आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, मैं इसको जल्दी जल्दी से एक बार आपके सामने फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली जो टर्म यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है डेटा। क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसमें आपके सामने डेटा ही आपको दिए जाएंगे या डेटा के फॉर्म में ही आपकी प्रॉब्लम होगी। तो डेटा क्या होता है ये आपको पिछली बार भी मैंने बता दिया था, एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वैल्यूज, यानी ऐसी वैल्यूज जिनका कोई मीनिंग निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो उस टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ये आपके सामने 2 अलग अलग एग्जाम्पल है जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बतलाए थे। दोबारा इनको बताकर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और साथ में बताया था कि जो भी डेटा आपके सामने होता है वो कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, या कितने प्रकार के फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 प्रकार के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जिनमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये तीनों प्रकार के फॉर्म हमने पिछले जो मीन वाला अपना टॉपिक था उसमें देखे भी थे। यहाँ आपके सामने तीनों के लाइव एग्जाम्पल एक बार फिर है।
एक जो पहला वाला है वो कौन सा है, इंडिविजुअल फॉर्म। उसमें आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल फॉर्म में प्रॉब्लम आपके सामने दी गई है, जिसमें केवल डेटा की वैल्यू दी गई होती है, सामने उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दूसरा है डिस्क्रीट फॉर्म, जिसमें डेटा की वैल्यू के साथ साथ सामने उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो डेटा की वैल्यू और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों मिलकर जिस फॉर्म को तैयार करते हैं या दोनों मिलकर जिस फॉर्म को बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। उसके बाद तीसरा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है कि आपके सामने जो डेटा प्रोवाइड करके दिया जाता है वो क्लासेस के फॉर्म में होता है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी वहां पर होती है। तो तीनों एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखलाई दे रहे हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीन अलग अलग प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन, मीडियन, मॉड। मीन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या समझेंगे, मीडियन। तो एक बार फिर हम मीडियन की डेफिनेशन को देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, मीन, मीडियन, मॉड तीनों की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। मीन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं दोबारा न बताते हुए आपको सीधे मीडियन पे लेके आता हूं। तो मीडियन, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, माध्यिका, और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का मतलब जो भी आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डेटा की वैल्यू हो, चाहे डेटा की वैल्यू के साथ में फ्रीक्वेंसी हो, तो वो जो प्रॉब्लम आपको दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई ना कोई टर्म ऐसा होता है जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, मिडिल में होता है। मिडिल में होने का मतलब क्या होता है, मिडिल में होने का मतलब होता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल टर्म के एक तरफ वो वैल्यूज होंगी जो उसके मिडिल टर्म से छोटी होंगी और दूसरी तरफ वो वैल्यूज होंगी जो उसके मिडिल टर्म से बड़ी होंगी। तो वो जो बीच वाला टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन, मीडियन बोला जाता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि मीडियन अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, जो भी सेट ऑफ वैल्यूज आपको दिया है, उसके अंदर जो भी डेटा की वैल्यूज आ रही है उनको आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होगा। क्योंकि जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में हो, असेंडिंग फॉर्म में हो। उनमें ऐसा भी हो सकता है कि पहले छोटी वैल्यू आ जाए, फिर कुछ बड़ी वैल्यूज आ जाए, फिर वापस छोटी वैल्यू आने लगे, फिर वापस बड़ी वैल्यू आने लगे। ऐसे रैंडमली आपको प्रॉब्लम किसी भी पैटर्न में दी जा सकती है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी वो वैल्यूज के असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपको अरेंज करनी होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर किनके लिए, वैल्यूज के लिए। उनकी फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, जो एक्स की वैल्यू होती है, जो डेटा की वैल्यू होती है, आपको उनके असेंडिंग फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम को अरेंज करना होगा। और असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो बीच वाला टर्म है उसको फाइंड आउट करना है, और जो भी एग्जैक्टली मिडिल में होगा, बीच में होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो मीडियन कुल मिला के क्या काम करता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो इस प्रकार की ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके सामने तीन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। तीन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आने से मतलब मेरा ये है कि एक इंडिविजुअल फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, एक डिस्क्रीट फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, और एक कौन से फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगी, क्या तरीके होंगे, वो अपन अभी एक के बाद एक देखेंगे। लेकिन बात अगर मीन की करें तो मीन या माध्य निकालते समय मैंने आपको ये बताया था कि मीन को कैलकुलेट करने के लिए चाहे इंडिविजुअल फॉर्म आए, चाहे डिस्क्रीट फॉर्म आए, चाहे कंटिन्यूअस फॉर्म आए, तीनों के लिए मीन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही मेथड होता है। तीनों के लिए अलग अलग मेथड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमने वहां पर देखी हैं। तो आज हम मीडियन के अंदर देखेंगे कि इंडिविजुअल फॉर्म में मीडियन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, डिस्क्रीट में थोड़ा सा अलग होगा, कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अलग होगा। कॉन्सेप्ट एक ही होगी कि आपको मिडिल वाला टर्म निकालना है, बीच वाला पद निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए तीनों प्रकार के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा चेंज है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिहाज से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फॉर्म की। एक एक करके हम अभी आपके सामने सब बताएंगे। तो सबसे पहले बात की जा रही है इंडिविजुअल फॉर्म की। जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है, जहां केवल डेटा की वैल्यू आपको दी जाती है, वहां पर कैसे मीडियन को निकाला जाए। तो सबसे पहला काम तो जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आप जाएं। सबसे पहले जो भी उनमें स्मॉलर वैल्यू है उसको लिखें, उसके बाद जो उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में आप उन वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं।
और ऐसा अरेंज करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दे रखी हैं उन नंबर ऑफ वैल्यूज को अपन n माने। नंबर ऑफ वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज से मेरा मतलब है जैसे ये इंडिविजुअल फॉर्म वाली प्रॉब्लम है, आप देखिए ये रेंडमली है। रेंडमली का मतलब है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले छोटी वैल्यू आ रही है बाद में बड़ी वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ भी दे रखा है। लेकिन जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो सबसे छोटा वैल्यू है 5, उसके बाद किसको लिखेंगे? 9, उसके बाद किसको लिखेंगे? 10, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे अरेंज कर लेंगे। एक बात ये हुई। दूसरी, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है? 6 वैल्यूज आ रही है। तो इसके अंदर 6 वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो 6 वैल्यू वाला प्रॉब्लम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको किसी प्रॉब्लम में 6 वैल्यू ही दी जाए, 6 से ज्यादा या 6 से कम भी हो सकती है। तो यहां जो 6 आ रही है इसका मतलब n इक्वल टू कितना है? स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, और वो वैल्यूज यहां पे 6 है, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 6। तो स्मॉल n की वैल्यू 6 होने का मतलब है कि वो अपने आप में कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, सम संख्या है। यानी जो पदों की संख्या आपको दी जाएगी, वैल्यूज आपको दी जाएगी, वो सम संख्या में भी हो सकती है और विषम संख्या में भी हो सकती है। मान लीजिए 5 टर्म आपको दे रखे हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो विषम संख्या में पद आपको दे रखे हैं। और अगर 6 वैल्यू है इसका मतलब है कि सम संख्या में पदों की संख्या है। तो मीन या मीडियन या जो मिडिल टर्म निकालने वाली बात है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं वो इवन है या ऑड। आप देखिए कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, विषम संख्या में पद हैं, तो विषम संख्या में पद है तो आप आसानी, जैसे यहां पे देखें आप, ये जो प्रॉब्लम है आप देखिए, इसमें मीडियन आपको निकालने को कहा जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि इसमें कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रहे हैं। और इसमें कितने पद आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पदों की संख्या सम संख्या में है, इवन है, और यहाँ पदों की संख्या विषम संख्या में है, ऑड है। तो मीडियन या जो बीच वाला टर्म है उसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले इनको आपको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इनमें से पहला प्रॉब्लम मैंने लिया, ये आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स थे, ठीक है ना। तो n इक्वल टू यहाँ पे 8 है। सबसे पहले मैंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ में बढ़ा। छोटी वैल्यू इनमें सबसे छोटी 11 है, 11 को लिखा मैंने। 11 के बाद मैंने देखा 13 आ रहा है, तो उसके बाद किसको लिखा? 13 दो बार आ रहा है, तो 13 को 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 15 वहां पे 2 बार आ रहा है, तो 15 को मैंने लिख दिया 2 बार, देन 18, देन 19, 21। ये आपके यही वैल्यूज, सेम वैल्यूज हैं यहाँ पे, लेकिन उनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब बीच वाला टर्म आपको निकालना है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए इस वाले 15 को मैं बीच में मानता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये वाला 15 है बीच में, तो अगर ये वाला 15 को बीच में लिया जाए तो आप देख रहे हैं कि 15 के इस तरफ कितनी वैल्यू आ रही है? 3 वैल्यूज आ रही है। देयर आर 3 वैल्यूज, है ना, बिफोर दिस 15। और इस वाले 15 के बाद इधर कितनी वैल्यू आ रही है? 4 वैल्यू आ रही है। तो क्या ये मिडिल में मान सकते हैं? मिडिल में नहीं है। मिडिल में होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसके इस तरफ जितने टर्म आ रहे हैं उस तरफ, दूसरी तरफ भी उतने ही टर्म आने चाहिए। तो ये मिडिल में नहीं है, उसी प्रकार से ये भी मिडिल में नहीं है, तो इसमें एग्जैक्टली मिडिल में कोई है ही नहीं। तो मिडिल में यहां पर एक नहीं है बल्कि 2 हैं। यानी आपका मिडिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर फुलफिल करने के लिए आपको कितने टर्म लेना पड़ेंगे? इनमें 2 टर्म को लेना पड़ेगा, 15 ये वाला और 15 ये वाला। इन दोनों टर्म को अगर मिलाकर अपन बात करें तो दोनों टर्म को मिला के बात करें कि ये दोनों एक प्रकार से, इनमें से कोई अकेला मिडिल में नहीं है बल्कि ये दोनों मिडिल में मान के चलें, तब यहाँ पे मिडिल वाली कॉन्सेप्ट पूरी हो रही है। क्योंकि उस केस में यहाँ पर इस तरफ भी 3 टर्म छूट रहे हैं और इस तरफ भी 3 टर्म आ रहे हैं, और ये दोनों एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? मिडिल में हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर 2 मीडियन होंगे? नहीं, मीडियन तो एक ही होगा, लेकिन मिडिल में 2 टर्म आ रहे हैं, तो उन दोनों टर्म, दो मिडिल टर्म में उनको ले लिया, और मीडियन एक प्रकार से क्या हो जाएगा? उन दोनों का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 15 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 30/2 15 आ जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। समझ आया आपको? तो इवन नंबर ऑफ टर्म जब होते हैं तो वहां पर 2 मिडिल टर्म होते हैं, और उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? उन 2 मिडिल टर्म का एवरेज निकालना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैंने लिखा भी है, मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिड वैल्यूज या एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने क्या लिखा? 4th टर्म + 5th टर्म, क्योंकि मुझे यहां दिख भी रहा है, अगर सिंपल वे में देखूं मैं बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई किए, तो मिडिल टर्म में एक तो ये चौथा है और एक ये 5वां है, तो 4th +
फिफ्थ, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 15 है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 प्लस 15 बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया 15। ये मीडियन आ गया। इसी चीज को मैंने वहां पर जो है फॉर्मूले के अंदर भी जो लिखा है वो किस तरीके से लिखाया है, देखो कि जब n इवन होता है, जब n एक सम संख्या होती है तो मीडियन क्या होता है n बाय टूथ टर्म, n बाय टूथ यानी n बाय टूवा पद, इसको देखकर कंफ्यूज ना होना। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर गिवन, तो नंबर ऑफ डेटा दैट आर गिवन, तो वहां पर नंबर ऑफ डेटा कितने थे 8 थे, आप देख रहे थे उस प्रॉब्लम में 8 थे, तो 8 बाय 2 इक्वल टू 8 बाय 2 इट मींस क्या हो जाएगा फोर्थ, तो वही तो मैंने वहां पर लिखा था, क्या लिखा था आप देखिए फोर्थ है ना, फोर्थ का मतलब क्या है 8 बाय 2, तो 8 बाय है ना n बाय टूथ प्लस n प्लस 2 बाय टूथ, n प्लस 2 बाय टूथ मतलब n की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 2 10 बाय 2 है 5, तो फिफ्थ फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइडेड बाय 2 वही आएगा ना। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिया है कि मान के चलिए कि n की वैल्यू 8 नहीं बल्कि 6 है, मतलब जैसे उस प्रॉब्लम में 8 टर्म थे, 8 टर्म के बजाय मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में 6 टर्म है, तो 6 टर्म है तो भी मिडिल में फिर एग्जैक्टली 1 तो नहीं होगा, मिडिल में 2 होंगे, तो आप n की जगह इसमें 6 रखो तो क्या आएगा 6 बाय 2, 6 बाय 2 का मतलब क्या होगा थर्ड टर्म, और यहाँ पे 6 रखेंगे 6 प्लस 2 यानी 8 बाय 2 फोर्थ, तो थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2 यानी मीडियन वहां पर बीच की दो वैल्यू का एवरेज हो जाएगा। और जब n की वैल्यू मान के चलिए ऑड होती है, जैसा कि उस प्रॉब्लम में आप देख रहे थे, ये वाला प्रॉब्लम, इसमें आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है ऑड है, क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ डेटा, और यहां पर कितने डेटा है 9, यहां से यहां तक। आप देखिए कि इनको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो ये आया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब आपको देखना है कि मिडिल में कौन है ना, विच टर्म इज मिडिल टर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 5 है, दिस 5 इज मिडिल, क्यों मिडिल में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस 5 के इस तरफ कितने टर्म है, तो इस 5 के इस तरफ कितने टर्म आ रहे हैं 4 टर्म आ रहे हैं 1 2 3 4, और इस 5 के इस तरफ भी कितने टर्म आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये बीच में हो गया ना, तो यहाँ पर मिडिल में एक ही टर्म है तो यही मीडियन हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंगल टर्म है यही मीडियन हो गया, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पर 9 है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देखिए फॉर्मूले को भी ध्यान से देखें, फॉर्मूला मैंने ये बताया है कि जब n ऑड होता है तो उसमें कौन से नंबर वाला टर्म मीडियन होता है ना, ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके ये मीडियन नहीं होगी, इस नंबर वाला जो टर्म होगा वो मीडियन होगा, ठीक है ना। तो उस वाली प्रॉब्लम में n की वैल्यू 9 है, क्योंकि 9 टर्म आ रहे हैं, तो n की जगह 9 पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 1 बाय 2, 9 प्लस 1 बाय 2 का मतलब क्या होगा फिफ्थ, यानी पांचवा नंबर का जो टर्म होगा वो मीडियन होगा। आप देखिए उसमें पांचवें नंबर का जो टर्म है वो मीडियन है, फिफ्थ टर्म कौन सा 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 5, दिस टर्म इज मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। और n अगर ऑड है विषम है तो उस केस में मीडियन क्या होता है n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, और अगर n इवन है तो उस केस में दो मिड टर्म आपके सामने होते हैं। आप चाहें तो ये फॉर्मूला जो मैंने जैसा बताया वो लिखें, या डायरेक्टली आप देख लो कि बीच में कौन से दो आ रहे हैं। अगर बीच में मान लीजिए जो दो टर्म आ रहे हैं चौथे और पांचवें हैं तो आप यहां लिख दीजिए फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसे आपका मीडियन निकल जाएगा। तो ये तो बात हुई मीडियन कौन से फॉर्मूले के लिए, कौन से पैटर्न के लिए, इंडिविजुअल के लिए। लेकिन आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो इंडिविजुअल के साथ साथ डिस्क्रिट टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिस्क्रिट टाइप की प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है, इस टाइप का पैटर्न मतलब जहां पर आपको x की वैल्यूज भी होती है और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। तो x की वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जब ऐसे करके आपको दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिट फॉर्म बोलते हैं। और डिस्क्रिट फॉर्म के अंदर अगर प्रॉब्लम है और वहां पर अगर आपको मीडियन निकालना होता है तो क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही देखनी चाहिए कि वो x के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। जनरली प्रॉब्लम जो डिस्क्रिट वाली होती है उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको x के इंक्रीजिंग फॉर्म में ही दी जाती है। आप देखिए x के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है, पहले छोटी वैल्यू आ रही है फिर उससे बड़ी आ रही है, ऐसे आ रहा है। और नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी को ध्यान नहीं देना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो x के लिए वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो है, और सामने उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और आपको इसमें मीडियन निकालना है।
अब इसमें मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे? इस टाइप की प्रॉब्लम में अगर आपको मीडियन निकालना है तो यहां पर आपको एक नया टर्म जो मैं आपको बता रहा हूं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक नया टर्म आपके सामने आएगा और वो नया टर्म होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? CF। C माने कम्युलेटिव, F माने फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF हिंदी नाम होता है संचयी आवृत्ति। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब संचयी आवृत्ति। तो प्रॉब्लम जो होगी उसमें आप इसको मैंने रो वाइज बनाया, आप प्रॉब्लम को कॉलम वाइज भी बना सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने टेबल जो बनाई रो वाइज है, कॉलम वाइज मतलब पहले x आएगा पहले कॉलम में, फिर F आएगा, फिर क्या आएगा? CF आएगा। पहला x का, फिर F का, फिर CF का, ऐसे 3 कॉलम बनेंगे। x और F तो आपको दिए हैं, बस एक कॉलम आपको और बनाना है CF। CF का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद फिर मीडियन कैसे निकलेगा ये अभी आपको मैं प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा। देखिए ये प्रॉब्लम आपका है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। प्रॉब्लम है x की वैल्यूज है, सामने फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करेंगे? ये डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये प्रॉब्लम था आपका। अब मीडियन मुझे निकालना है तो मैंने क्या करा? एक टेबल बनाया। देखिए ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं। पहला कॉलम है x, दूसरा कॉलम है F और तीसरा कॉलम मैंने क्या लिखा है? CF। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी नाम क्या होता है? संचयी आवृत्ति। ऐसा है। अब देखिए x के सामने, x के नीचे तो मैंने जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख दी, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और सामने उनकी फ्रीक्वेंसी जो भी है। तो आप देख रहे हैं 10 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी? 18। 10 के सामने 18 लिख दिया, 15 के सामने 12 लिख दिया, 20 के सामने 13 लिख दिया, 25 के सामने 7 लिख दिया, ऐसे 40 के सामने 9 लिख दिया। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या बनाया? CF। ये जो मैंने कलर दे रखा है, स्टार लगा रखा है, इस पर ध्यान दें, अभी मैं आपको समझाऊंगा उसको मैंने क्यों लगाया है। अब अगला कलम क्या बन रहा है? CF। CF का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर मीडियन की प्रॉब्लम में। मीडियन के अंदर प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट CF ही होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, संचयी आवृत्ति होता है। आप देखिए पहली CF जो बनी वो 18 ही बन रही है। इसका मतलब क्या है कि पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वही पहली वाली CF होती है। फर्स्ट CF हमेशा जो पहली फ्रीक्वेंसी है वही होती है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 18 है तो पहली CF भी कितनी होगी? 18 होगी। अगली CF क्या आ रही है? 30। कैसे आया ये ऐसे आया कि जो पहली CF आई है, ध्यान देना, पहली जो CF आई है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ा। पहली CF में जो अगली फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ा। तो पहली CF 18 थी, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो 18 में मैंने कितना जोड़ दिया? 12। और 18 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। ये हो गई आपकी सेकंड CF। फिर ध्यान दें, जो पहली CF होती है वो तो पहली फ्रीक्वेंसी ही हो जाती है, और जो पहली CF आई उसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं तो वो अगली CF हो गई। अब यहां जो CF आया है इसको फिर अगली वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे। तो इस वाली CF को जब अगली फ्रीक्वेंसी 13 से जोड़ेंगे, 30 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43, 43। ये हो गया अगला CF। ये जो CF आया है इसको फिर अगली वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे, यानी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे 7 से, तो 43 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 50। फिर 50 को जोड़ दिया अगली वाली फ्रीक्वेंसी से, यानी 11 से, तो 50 और 11 को जोड़ने के बाद कितना आया? 61, 61। ये हो गई CF। अब 61 जो आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी से फिर जोड़ देंगे, 10 से जोड़ेंगे तो 61 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 71, 71। ये अगला CF हो गया। उसके बाद 71 को और 9 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 80। ये आखिरी वाला CF हो गया। तो ये CF हुआ। इस तरीके से CF को निकाला जाता है। तो CF जो होता है उसका मतलब क्या हुआ? CF का मतलब हुआ कि उस जगह तक आने वाली फ्रीक्वेंसीज का सम। आप देखिए इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी आई नहीं रही है, तो इस जगह तक केवल एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यहाँ पे 18 हो गया। लेकिन यहां तक की बात करें तो यहां तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक 18 और एक 12। तो यहां तक 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनका जोड़ ये 30 हुआ। और यहां तक की बात करें तो यहां तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 3 आ रही है, 18, 12 और 13। 18, 12, 13 तीनों को जोड़ते हैं तो 43 आता है। ऐसे है। लेकिन निकालने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल लो। पहला वाला जो F है वही पहला वाला CF हो जाएगा। उसके बाद जो पहला वाला CF आया है उसको अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ो, वो अगला CF हो जाएगा। फिर ये जो CF आया है इसको फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया, ये CF हो गया।
फिर ये जो CF आया है इसको फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया, ये नया CF हो गया। फिर ये जो नया CF आया है फिर इसको नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया, नया CF आ गया। इस प्रकार से आखिर में ये हमारे पास 80 आ गया। अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी है इन सबको अगर मैं टोटल करूं, इन सबका जोड़ निकालूं, तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी 80 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आखिरी वाली CF होती है वो एक्चुअल में टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आया आपको? तो आखिरी वाला CF 80 है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 80 है। तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिंबल मैंने आपको बताया था मीन वाले प्रॉब्लम के अंदर भी क्या बताया था, कैपिटल N। तो कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर 80 है, तो N की वैल्यू एक प्रकार से 80 हो गई। अब यहां पर मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैंने आपको जो समझाया भी था, प्रॉब्लम पे सीधा मैं लेके आ गया। ये देखिए N हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। उसके बाद मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है, ध्यान दें, टर्म और दैट एक्स। टर्म माने पद या फिर वह एक्स, दैट एक्स का मतलब है एक्स में से कोई एक। एक्स में से कोई एक का मतलब क्या है कि ये जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, इन एक्स की वैल्यूज में से ही कोई ना कोई एक एक्स ऐसा होगा जो मीडियन होगा। यहां ऐसे नहीं मत देखना कि ये इवन है या ऑड, ये मतलब नहीं कि ये कितने हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल वाली नहीं है, प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी वाली है। तो इसमें इन पे मत ध्यान देना कि ये सम में है या विषम में है ना, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से ही कोई एक एक्स ऐसा होगा जो कि मीडियन होगा। अब कौन सा वह एक्स होगा जो मीडियन होगा, तो उसके लिए तरीका है, उसके लिए क्या तरीका है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको यह करना पड़ता है कि n/2 निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, n/2। तो अपनी इस प्रॉब्लम के अंदर जब हमने n/2 निकाला, n की वैल्यू 80 आई और 80/2 निकाला तो कितना आया, 40 आया, 40 आया। अब मीडियन क्या होगा, वह एक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वह एक्स, दैट एक्स मतलब वह एक्स, हुज माने जिसका CF, हुज CF मतलब जिसकी CF ये जस्ट ग्रेटर देन n/2 की जो वैल्यू आई, n/2 की वैल्यू कितनी आई है, 40 आई है। तो इसमें से वह एक्स मीडियन होगा जिसकी CF n/2 की वैल्यू के बराबर या ठीक उससे ज्यादा हो। n/2 की वैल्यू 40 है, तो वह एक्स जिसकी CF 40 के बराबर या 40 से ठीक ज्यादा हो। तो आप देखिए कि जो CF आ रही है उसमें ध्यान दो कि ऐसा कौन सा CF है जो 40 के बराबर या 40 से ठीक ज्यादा है। तो इनमें कोई भी CF 40 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 40 से ठीक ज्यादा है। क्या ये 40 से ठीक ज्यादा है, नहीं। क्या ये 40 से ठीक ज्यादा है, नहीं। क्या ये 40 से ठीक ज्यादा है, तो है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 43, 43। तो 43 होने का मतलब क्या है, इट इज जस्ट ग्रेटर देन 40। तो इट इज जस्ट ग्रेटर देन 40, ये 40 से ठीक ज्यादा है ना। और 40 से ठीक ज्यादा है तो ये जो CF है ये CF वह है जो n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा है। n/2 की वैल्यू 40 आई थी और ये CF n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा है। तो ये जो CF है इसका x कौन है, इसके सामने जो x है वो कौन है, तो इसके सामने जो x है वो क्या है, 20। तो ये जो 20 है यही मीडियन होगा, ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब क्या हुआ, इन x में से कोई एक x होगा, लेकिन वो x होगा जिसकी CF n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा हो या n/2 की वैल्यू के बराबर हो, या तो उसके बराबर या उससे ठीक ज्यादा। जो भी CF है उसको मुझे राइट कर लेना, जैसा मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे। स्टार बनाने से मतलब ये है कि ये हमारे काम का है, ठीक है ना। ये वह CF है जो n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा है और इसके सामने कौन सा x है, तो इसके सामने जो x है वो क्या है, 20। तो ये जो 20 है यही यहां पर क्या होगा, मीडियन होगा। इस प्रकार से मीडियन डिस्क्रीट टाइप की प्रॉब्लम में निकाला जाता है। तो आपके सामने दो तरह की प्रॉब्लम आ गई, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। दोनों को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। इंडिविजुअल के अंदर इस बात पर डिपेंड करता है कि पदों की संख्या जो आपको दे रखी है वो सम है या विषम, और आपको मिडिल वाला टर्म निकाल लेना है। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर सम या विषम से कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रीट के अंदर मुझे क्या करना है, सीधे सीधे CF बनाना है। CF बनाने का मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपके पास कैपिटल N यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे n/2 और n/2 को निकालने के बाद आपको देखना है कि मीडियन कोई एक x होगा। जितने भी x आपको दे रखे थे उनमें से कोई एक x होगा, लेकिन वो x होगा जिसका CF n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा या उसके बराबर हो। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम हो गई। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म वाला। ये देखिए मीडियन की एक और प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दी है, ठीक है ना। मीडियन की एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं कि x की वैल्यूज है 11, 13, 16, 20, 24, 28, 32।
ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। यहां भी आपको मीडियन निकालना है। डिस्क्रीट टाइप का प्रॉब्लम है, वही प्रोसेस मैंने अप्लाई करा। सबसे पहले कॉलम बनाए 3, पहला कॉलम एक्स का हो गया, दूसरा कॉलम एफ का हो गया, तीसरा कॉलम सी एफ का हो गया। सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार फिर आप चाहें तो देख लें। पहले मैंने क्या बताया था कि जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वही पहली वाली सी एफ होती है, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी 8 है तो वही सी एफ हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ता है, जो पहला सी एफ आया उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, तो 8 और 12 को जोड़ दिया, 20 आ गया, ये अगली सी एफ हो गई। फिर यहां जो सी एफ आया है उसको अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है, 20 को 23 से जोड़ना है, 43, ये हो गई अगली सी एफ। फिर जो आया उसको अगली वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ जोड़ के आपने सी एफ बना लिया। आखिरी में 80 आया और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 80 आएगा। आखिरी वाला जो सी एफ आता है वह फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होता है, ठीक है ना। ये दोनों सेम कलर में आपको बताने के पीछे पर्पज है कि आपको याद होना चाहिए कि ये और ये हमेशा एक ही होता है। तो n की वैल्यू आ गई 80, यहां पर भी n/2 निकालेंगे, n/2 मैंने वही 80/2 40 आएगा। अब आपको देखना है कि इनमें से x, वह x कौन सा है जिसकी सी एफ 40 के बराबर या उससे ज्यादा है। तो इसमें ऐसा कौन सा सी एफ है जो 40 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो 40 के बराबर तो कोई नहीं है, 40 से ठीक ज्यादा 43 है, और 43 वाला जो सी एफ है उसका x कौन है, तो उसका x है 16, तो इसका जो x होगा वही मीडियन होगा। तो यहां पर मीडियन कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये डिस्क्रीट टाइप की प्रॉब्लम हो गया। तीसरा आता है कंटिन्यूअस टाइप की प्रॉब्लम, जहां पर आपको मीडियन निकालने के लिए क्या दी जाती है, क्लासेस दी जाती है। 3 टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने हर बार आएंगी। ये आखिरी टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें क्या आ रही है, क्लासेस आ रही हैं। क्लासेस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे क्लासेस दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको यहां पर दे रखी है कुछ कुछ, और आपको क्या निकालना है, मीडियन। यहां पर मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी सबसे पहले आपको टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी, ध्यान दें। और टेबल में वही 3 कॉलम आएंगे। पहला कॉलम होगा क्लास वाला, यहां एक्स नहीं, एक्स की जगह क्लास आ गई तो क्लास हो गई। उसके बाद एफ यानी फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है वो हो गई, और एक कॉलम बाजू में कौन सा बन जाएगा, सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी वहां पे बनेगा। तो एक कॉलम कौन सा हो गया, क्लास वाला, एक कॉलम कौन सा हो गया, एफ वाला, और एक कॉलम कौन सा हो गया, सी एफ वाला। 3 कॉलम मैंने बना लिए। सी एफ निकालने के लिए यहां पर भी सेम प्रोसीजर वही करना है। पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही पहला वाला सी एफ होगा, तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी 9 है तो पहला वाला सी एफ 9 हो गया। अब पहला वाला जो सी एफ 9 आया है उसको अगली फ्रीक्वेंसी 8 से जोड़ देंगे, तो 9 और 8 दोनों को प्लस किया जाएगा तो कितना आएगा, 17। ये हो गया अगला सी एफ। ये जो 17 आया है इसको अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे, तो 17 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 28। फिर 28 और 22 को जोड़ दिया तो 50, फिर 50 और 10 को जोड़ दिया 60। इस प्रकार से मैंने सारी सी एफ निकाल ली। और सभी सी एफ को निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि आखिरी में जो सी एफ आया है वो 60 आया है, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी से इन सबको जोड़ूंगा तो भी 60 ही आएगा। तो एन की वैल्यू यहां पर 60 हो गई। डिस्क्रीट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको बताया था वैसा ही यहां पर भी करना पड़ता है। यहां पर भी आपको n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। n/2 माने कितना हो जाएगा, 60/2। 60/2 माने कितना हो जाएगा, 30। अब आपको देखना है, ध्यान दें कि इनमें से ऐसा कौन सा सी एफ है जो n/2 की वैल्यू 30 जो आई है उसके इक्वल या उससे ठीक ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि n/2 यानी 30 के इक्वल तो इसमें कोई सी एफ दिख नहीं रहा है, लेकिन 30 से ठीक ज्यादा, 28 तो 30 से ज्यादा नहीं, कमी है ना, तो 30 से ठीक ज्यादा क्या हुआ, 50 हुआ। हालांकि 60 भी 30 से बड़ा है, लेकिन 30 से ठीक ज्यादा, सबसे पहले ज्यादा कौन हुआ, 50 हुआ। तो 30 से ठीक ज्यादा 50 है। तो ये जो 50 वाला क्लास है, देखिए डिस्क्रीट टाइप की प्रॉब्लम में जो n/2 की वैल्यू से ठीक बड़ा सी एफ था उसके सामने कोई ना कोई x होता था, वो डायरेक्टली मीडियन हो जाता था। लेकिन यहां पर n/2 की वैल्यू से ठीक ज्यादा जो सी एफ है उसके सामने x नहीं है, बल्कि उसके सामने एक क्लास है। तो उसके सामने जो क्लास आ रहा है वो मीडियन नहीं बल्कि वो मीडियन क्लास होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा मीडियन क्लास। ध्यान दीजिए एक बार फिर, एक नया टर्म आपके सामने आ गया, मीडियन क्लास। यह हिंदी नाम क्या होता है, मध्यिका वर्ग। ध्यान दें, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग या मीडियन क्लास उस क्लास को कहा जाता है जिसका सी एफ n/2 की वैल्यू के ठीक बराबर या उससे ठीक ज्यादा हो। तो n/2 की वैल्यू आपने निकाली, और n/2 की वैल्यू निकालने के बाद आप देखो कि उसके ठीक बराबर या उससे ठीक ज्यादा सी एफ कौन सा है, और उसके सामने जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी, मध्यिका वर्ग होगा। मध्यिका वर्ग यानी आपका जो अंत में मीडियन निकल कर आएगा वो आप देखेंगे
कि 30 और 40 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए अब आपको इसमें मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। देखिए पिछले दोनों टाइप की जो प्रॉब्लम थी उसमें मीडियन डायरेक्ट निकल गया, लेकिन यहां पर सबसे पहले मीडियन क्लास निकला, और मीडियन क्लास निकालने के बाद मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? ये फॉर्मूला केवल कौन से फॉर्म के लिए लगेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए, जहां पर क्लासेस आपको गिवन होती है, क्योंकि बाकी जगह तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये फॉर्मूला है मीडियन का, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या है? एल, ध्यान दीजिए, एल प्लस आई, स्मॉल आई, देन इनटू, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है? एन बाय 2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। फॉर्मूला फिर देखिए, मीडियन इक्वल टू एल प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट एन बाय 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है। ये जो इसमें टर्म्स आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं, एल आ रहा है, आई आ रहा है, स्मॉल एफ आ रहा है, कैपिटल एफ आ रहा है, इनका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। जब तक आपको इनका मीनिंग पता नहीं होगा आप इनकी वैल्यू पुटअप नहीं कर पाएंगे, और जब आप इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मीडियन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसमें एल जो आ रहा है उसका मतलब क्या है? तो देखिए मैंने एल को क्या लिखा है? एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल का मतलब है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है निम्न सीमा, मीडियन क्लास का मतलब होता है मध्यिका वर्ग। तो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो आप देखिए विच क्लास इज मीडियन क्लास। तो इन दिस प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम में ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन इन क्लासेस में से एक क्लास ऐसी है जो मीडियन क्लास है, और वो क्लास कौन सी है? 30 to 40। तो 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। और इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है? तो इस क्लास की लोअर लिमिट 30 है। हर क्लास की कोई ना कोई लोअर लिमिट है, ठीक है ना। जैसे 0 से 10 की लोअर लिमिट कितनी है? 0। 10 से 20 की लोअर लिमिट कितनी है? 10। 20 से 30 की लोअर लिमिट कितनी है? 20। 30 से 40 की लोअर लिमिट कितनी है? 30। तो 30 से 40 ये वाली जो क्लास है ये मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 30 है। एल का मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होता है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट माने कितनी है? 30। तो फॉर्मूले में एल की जगह हम जब सॉल्व करेंगे कितना रख देंगे? 30। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आई है ना, स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब क्या है? इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, यानी मध्यिका वर्ग का अंतराल। इंटरवल, इंटरवली अंतराल का मतलब क्या होता है? इंटरवली अंतराल का मतलब होता है कि जितनी भी क्लासेस हैं उनमें से हर क्लास का इंटरवल निकाला जा सकता है। जनरली इंटरवल सभी क्लासेस का एक जैसा होता है, लेकिन कभी कभी अलग भी हो सकता है। जैसे 0 से 10 इसका इंटरवल निकालेंगे तो क्या करेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 0 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, 10 उसकी अपर लिमिट है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, 10 में से 0 को माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 to 20 इसका इंटरवल निकालेंगे तो 20 माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 20 to 30 इसका इंटरवल निकालेंगे, 30 माइनस 20 10 आ जाएगा। 30 to 40 इसका इंटरवल 40 माइनस 30 10 आ जाएगा। तो हमें यहां पर आई निकालना है, मतलब इंटरवल निकालना है, लेकिन कौन सी क्लास का? मीडियन क्लास का। और मीडियन क्लास कौन सी है? 30 to 40। और उसका इंटरवल निकाला तो कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, यानी 40 में से 30 को माइनस करेंगे, 10 आएगा। ये इंटरवल हो गया, आई आ गया। उसके बाद कैपिटल एन का मतलब तो आपको पता है ही, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है, वो उसमें एन की जगह 60 आ जाएगा। अब उसमें दो टर्म और बची है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ का मतलब क्या है? स्मॉल एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का मतलब है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो आप देखिए यहाँ पे 30 to 40 है, जो 30 से 40 आपके सामने दिखाई दे रहा है वो मीडियन क्लास है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी 22 है। तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो गई? 22। उसके बाद आ रहा है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब क्या है? कैपिटल एफ का मतलब है सी एफ, जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। यानी क्या? मध्यिका वर्ग के ठीक पहले सी एफ कितनी है, यानी मध्यिका वर्ग से पिछले, मध्यिका वर्ग से पिछले वाले वर्ग की सी एफ। ये कैपिटल एफ का मतलब है। मध्यिका वर्ग ये मीडियन क्लास यहां पर कौन सी है? 30 to 40। 30 to 40 मीडियन क्लास है। इससे पिछली वाली क्लास की सीएफ आपको देखनी है। तो 30 to 40 मीडियन क्लास, इससे पिछली क्लास कौन सी है? 20 to 30, और उसकी सीएफ कितनी है? 28। ये कैपिटल एफ होगा। तो कैपिटल एफ का मतलब क्या है? मीडियन क्लास से पिछली क्लास की सीएफ। मीडियन क्लास मध्यिका वर्ग से पिछले वर्ग की सीएफ।
तो मीडियन क्लास से पिछली क्लास की CF यहाँ पे 28 है, तो इस प्रॉब्लम में कैपिटल F की वैल्यू 28 हो गई। तो इस प्रकार से सभी टर्म्स को मैंने समझ लिया, उनकी वैल्यू क्या है देख लिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुटअप कर देना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले L की जगह कितना पुटअप करता हूं 30, प्लस I की जगह कितना पुटअप कर दूंगा 10, देन इनटू ब्रैकेट में n/2, तो n की जगह 60/2, n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो n/2 की जगह 30 माइनस कैपिटल F, तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 28, वो रख दिया, डिवाइडेड बाय स्मॉल f, तो स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 22, ये रख दिया। सभी वैल्यूज को मैंने रख दिया। अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करा, पहले 30 प्लस 10, अब 30 में से 28 को माइनस करा, तो 30 माइनस 28 कितना होता है 2, तो यहां पे आएगा 2 और नीचे 22। अब आगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22, ये 38 चल रहा है, तो 30 प्लस 20 अपॉन 22। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में भाग लगाना पड़ेगा 22 का, तो 20 को अगर 22 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.909 नियरली, है ना, और भी आगे आएगा, लेकिन आपको डेसिमल के बहुत ज्यादा प्लेसेस ना लेना है। तो 20 को 22 से भाग लगाया, 0.909 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.909, तो 30 और 0.909 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30.9, नियर अबाउट 30.9, ये आपका मीडियन हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो जो कंटिन्यूस टाइप की प्रॉब्लम आती है, उस कंटिन्यूस टाइप की प्रॉब्लम में मीडियन कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल के लिए मीडियन निकालना मतलब आपको ये देखना कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस केस में मिडिल में 2 टर्म होते हैं, वो बीच वाले जो 2 होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, वो मीडियन हो जाता है इंडिविजुअल के लिए। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म है, जैसे 7 है 9 है, तो उस केस में एग्जैक्टली बीच में एक आ जाता है, वो मीडियन हो जाता है। डिस्क्रीट के लिए आपको क्या बताया कि आपको CF निकालना पड़ता है, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद n/2 निकालना पड़ता है, और आपको देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा x है जिसका CF n/2 की वैल्यू के ठीक बराबर या उससे ठीक ज्यादा है, वो जो x होता है वो वहां पर मीडियन हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि 3 तरह के जो फॉर्म है हमारे पास, उनमें मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी। डिस्क्रीट, पहले इंडिविजुअल, उसके बाद डिस्क्रीट। अब फाइनली जो कंटिन्यूस की बारी आती है, तो कंटिन्यूस में आपने देखा कि वहां पर भी डिस्क्रीट की तरह ही आपको CF निकालनी पड़ती है, और CF निकालने के बाद फिर आपको मीडियन क्लास का पता लगता है, मीडियन नहीं बल्कि मीडियन क्लास का पता लगता है। और मीडियन क्लास जब एक बार मिल जाती है तो उसके बाद फिर मीडियन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म्स आती है वो सब निकालने के बाद उनका क्या मीनिंग होता है ये आपको मैंने बता दिया। और उन सब की वैल्यू निकालकर जब आप पुटअप कर देंगे, देखकर बड़े सिंपल तरीके से आप उन सब वैल्यूज को निकाल लेंगे टेबल में से, और सारी वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, मीडियन निकलकर आ जाएगा। आपका मीडियन क्लास अगर 30 to 40 बना था, तो आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 30 और 40 के बीच में ही कुछ न कुछ आना चाहिए। अगर मान लीजिए 30 to 40 मीडियन क्लास आपका बना, लेकिन आपका आंसर आ रहा है 29 या 41, तो वो गलत है, क्योंकि अगर 30 to 40 मीडियन क्लास बना है तो डेफिनेटली आपका आंसर जो भी आने वाला है, मीडियन जो भी निकल के आने वाला है, वो 30 और 40 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन 2 अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से ये समझा कि किस तरह से इन 2 स्टैटिस्टिकल टर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है। मीन को पिछले लेक्चर में समझा था, आज हमने समझा कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एक स्टैटिस्टिकल टर्म हमारे लिए और बच जाता है, और वो होता है मॉड या बहुलक। तो अगला जो भी वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं मॉड को निकालने की जो टेक्निक्स है, या मॉड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूले उसके लिए होते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है, ये सब अपन देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।